मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम बात कर रहे हैं मित्रों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है जिस युद्ध का, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कितना लंबा चलेगा। और रूस ने बेइंतहा तबाही यूक्रेन में मचाई थी। लेकिन 2 दिन पहले यूक्रेन ने जो पलटवार किया और जिस तरह से 4000 किलोमीटर लंबी दूरी तक के हवाई अड्डों को अपने ड्रोन बमों से ठिकाना बनाया, उसने न केवल रशिया की बल्कि उनके राष्ट्रपति पुतिन को सबको विचलित कर दिया। पूरी दुनिया में ये बात उठने लगी कहीं ये युद्ध जो है अब कहीं परमाणु युद्ध पर जाकर खत्म तो नहीं होगा। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजात शत्रु जी, जो कि विदेश के मामलों में बहुत गहरी और नजर रखते हैं, पैनी निगाह रखते हैं। और उनकी जो सटीक टिप्पणियां जो हैं वो एक नई दिशा दिखाती हैं और देश विदेश के लोगों को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने की कोशिश करती है। तो आज हमारे साथ मुखातिब हैं अजात शत्रु जी। नमस्कार। आप नमस्कार राजेश जी। तो शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि जो परसों यूक्रेन ने जो हमले की बमबारी की है रशिया के सैन्य हवाई अड्डों पर, और बहुत ही मतलब ज्यादा पेनिट्रेट करके की 4000 किलोमीटर दूरी तक का, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। ये कैसे हो गया? कौन हवा दे रहा है यूक्रेन को जो इतना लंबा युद्ध खिंच रहा है? अब ये युद्ध का प्रारंभ होना या इतना लंबा खिंचना या जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए राजेश जी हमको थोड़ा सा यूक्रेन और रूस की हिस्ट्री और जो इसके पर्सपेक्टिव हैं उसको समझने की जरूरत है। यूक्रेन मेडिवल पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में बहुत 2-3 साल के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। और ये पिछले बहुत सालों से कभी पोलैंड का, कभी ऑस्ट्रिया का, कभी लिथुआनिया का, कभी रूस का पार्ट रहा। 1918 के आसपास 2-3 साल के लिए वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहा। फिर 1921 में फिर ये यूएसएसआर ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने साथ में मर्ज कर लिया जी। वहां से लेके 1991 तक यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट रहा। जब 1989 में यूएसएसआर ब्रेक हुआ और पेरेस्ट्रोइका जो गोर्बाचेव जी, और यूएसएसआर से बहुत सारे देश अलग अलग स्वतंत्र हुए, उसमें से एक यूक्रेन भी हुआ। लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ के करीब है। वहां पर लगभग 77% के करीब यूक्रेन मूल के लोग हैं और 17% के करीब रूस के रशियन मूल के लोग हैं। और जो रशिया से जो उसका बॉर्डर है लगभग 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसमें उस बॉर्डर से लगे हुए बहुत सारे एरिया में रशियन मूल के लोग रहते हैं। जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तब उस समय गोर्बाचोव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे और जून 91 में वहां पे चुनाव हुआ और येल्त्सिन राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। जिस समय इसके बॉर्डर डिमार्केशन हो रहा था तब रूस बहुत ज्यादा पावरफुल या बहुत अलर्ट या बहुत कॉन्शियस नहीं था। रूस की 2 प्रॉब्लम थी। एक तो उसके पास में हॉट वाटर पोर्ट की समस्या है, जो उसका ईस्टर्न एरिया है जहां पर साइबेरिया साइड का है, वहां पे 6 महीने तक समुद्र में बर्फ जमी रहती है। तो उसके पास में सी ट्रेड के लिए बहुत पोर्ट नहीं है। ब्लैक सी में उसके पास में एरिया निकलता है जहां पर पोर्ट है और जहां से वो अपना सी ट्रेड कर सकता है। यूएसएसआर के टूटते समय एक अंडरस्टैंडिंग यूरोप एंड अमेरिका ने दिया था
कि जो रूस के पुराने जितने अलग हुए देश नए बन रहे हैं, वहां पर जो अमेरिका का अलाइड कंट्रीज हैं जिनका एक संगठन बना हुआ है नेटो, उसका कोई यूएसएसआर से टूटे हुए देशों को किसी को भी नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। दूसरी उसका सामने चैलेंज ये था कि जो रशियन एथनिसिटी के लोग थे, वहाँ रशियन मूल के लोग थे, वो यूक्रेन के बॉर्डर में यूक्रेन के साथ में चले गए, लेकिन वो लोग वहां पर उनमें रेस्टलेसनेस थी और वो रशिया के साथ में होना चाह रहे थे। बाद में अमेरिका ने 95 के बाद से जो उसको एश्योरेंस दिया था उससे उन्होंने वायलेट किया और बहुत सारे कंट्रीज को जो यूएसएसआर के पार्ट थे उनको नेटो में शामिल करने की कोशिश करनी शुरू की, और उसमें से लेटेस्ट स्टेज में उन्होंने यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाना शुरू किया। तो रूस को थ्रेट था कि यदि नेटो उसके मुहायने में आ गया तो रूस के लिए उसके सार्वभौमिकता, उसके इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकता है, और प्लस जो रशियन मूल के लोग थे उनके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी जिम्मेदारी थी कि क्योंकि यूक्रेन में उनको पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे थे, और एक तीसरा पोर्ट वाला प्रॉब्लम था, हॉट वाटर पोर्ट का। तो उसके कारण 2014 में से रूस ने यह कोशिश किया कि जो यूक्रेन का जहां पर रशियन एरिया है, रशियन लैंग्वेज के लोग हैं, और जो जहां पे सी पोर्ट है वो रशिया में मिलाना उन्होंने की शुरुआत की। और इसी संदर्भ में जब 2014 के बाद से 2022 तक अमेरिका ने बड़ा एग्रेसिव कोशिश किया कि यूक्रेन को यूक्रेन में एक एंटी रशियन सेंटिमेंट शुरू हुए और रूस के विरोध में उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया, तो रूस को यह खतरा महसूस हुआ कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो यूरोप के देश हैं वो रशिया को खतरा कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में 2022 का जो आप कह रहे हैं वो युद्ध शुरू हुआ, और ऐसा लगता था कि यूक्रेन में इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और वो रूस की चिंता और समस्या को समझेगा और वो रूस के साथ में सहयोग करेगा। लेकिन जो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस प्रकार की कोई समझदारी नहीं दिखाई, और उनको यूरोपियन कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली अमेरिका के अपने अलग इकोनॉमिक एजेंडा थे। उन्होंने यूक्रेन को आर्म्स एम्बिशन में बेताशा सपोर्ट करना शुरू किया। उन लोगों का इंटेंशन यह था कि हम इससे रूस को उलझा के वीक कर दें, और जो 3 साल युद्ध खिंचा है वो यूक्रेन के कारण ना होके यूरोप के जो देश हैं और नेटो कंट्रीज के जो सदस्य हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका के सपोर्ट के कारण ये युद्ध यहाँ पे 3 साल तक आ गया। और ये इस युद्ध में दोनों देशों के लाख से ऊपर सैनिक मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं, और बड़ी नागरिक लोग भी बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। यूक्रेन से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने माइग्रेशन किया है, जो यूक्रेन छोड़ के बाहर निकल गए हैं। लोकल डिस्प्लेसमेंट है यूक्रेन में। जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, कॉमेडियन मूलतः तो वो यूक्रेन के स्थिति को, यूक्रेन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, यूक्रेन की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है, या वो अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के कहे पे इतने ज्यादा हैं कि वो यूक्रेन की जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, समझना नहीं चाहते। यूक्रेन की जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है राजेश जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में डेथ रेट पर 1000 करीब 15 के करीब है, उनकी बर्थ रेट 6.8 है। तो वहां पे जनसंख्या, जो दुनिया के कुछ देशों में जो जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, उसमें यूक्रेन ऐसा देश है कि जहां जो चौथे नंबर का है, जहां पे जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। 2021 के करीब वहां पर करीब 4 करोड़ के करीब जनसंख्या थी। आज के तारीख में वहां पे 3 करोड़ 60 लाख के करीब
अनुमानित है क्योंकि अभी तो सेंसस हुआ नहीं है। वहां पर लोनली महिलाओं के एवरेज एज वहां पे ज्यादा है और पुरुषों की एवरेज एज कम है। महिलाओं की एवरेज एज लगभग 76 के करीब है और पुरुषों की 65 है। तो वहां पर अकेली महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हो रही हैं और यूक्रेन को अगले सालों में मैं बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्या में घिरे हुए देख रहा हूं। और वो जिस चीज को जेलेंस्की क्लेम करना चाह रहे हैं, जिस चीज के पीछे वो यूक्रेन को युद्ध में झोंके हुए हैं, वो उनका जस्ट क्लेम नहीं है। मैं जब इसको यूक्रेन एंड रूस के समस्या को देख रहा था तो मुझको समझ, अभी जो परसों इस्तांबुल में रशिया ने जो यूक्रेन के लिए सीज फायर के लिए जो कंडीशन रखी है, वो कंडीशन बहुत सुंदर है और देखने लायक है। उसको समझ में आता है कि भारत से 1947 के पार्टीशन के समय क्या मिस्टेक हुई। ये मोटे रूप से वैसे ही पार्टीशन है यूक्रेन और रूस के बीच में जैसा हमारा 1947 में भारत और पाकिस्तान का हुआ। जब इनका पार्टीशन हुआ तब रूस कोई शर्त नहीं रख पाया था जो उसके भविष्य के, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अब रूस ने, पुतिन ने बहुत स्पष्ट रूप से शर्त रखी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि वहां पे कोई विदेशी सेना नहीं रहेगी, कोई विदेशी वहां पे मदद नहीं रहेगी, जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वो रूस को दिया जाए और जो उनको जो ब्लैक सी में जो पोर्ट्स हैं उसमें रूस का अधिकार हो। इसको यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब 47 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हमारी जमीन से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में जो पूर्व भारत था, भारत की जो सीमाएं थी वो पेशावर तक थी और जो प्रेजेंट बांग्लादेश है ये भी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। 47 में अंग्रेजों ने जब पार्टीशन किया तो हमने अपने भविष्य के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का क्रिएशन तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो बात हो गई कि ठीक है पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन भविष्य का पाकिस्तान कैसा रहेगा इसके बारे में हमने अपना कोई पिक्चर नहीं बनाई, हमने कोई विजन नहीं रखा, हमने किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखी कि पाकिस्तान को उसका सैनिकरण नहीं होगा या पाकिस्तान में विदेशी सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी या पाकिस्तान में कोई विदेशी उपस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अंततः वो भारत के इंटरेस्ट कर रहा है। आज 80 साल से 78 साल हो गए पार्टीशन के बाद से, जो भारत को समस्या है वो पाकिस्तान से है और अब बीच बीच में बांग्लादेश भी वही समस्या करता रहता है। यानी अंग्रेजों ने तो जो बंटवारा किया जिस तरह से, ऐसा बंटवारा विश्व के किसी देश में कहीं नहीं हुआ। पर मेरे शोले फिल्म में जो ठाकुर जो थे उनके दोनों दाएं बाएं हाथ काट के भारत दे दिया, बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और हमने पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए की एक्सेप्टेंस देते समय कोई शर्त नहीं रखी। जो आज जो पुतिन कह रहा है वो पुतिन का विजन में देख के मैं बहुत ही सरप्राइज भी हूं और बहुत उसका प्रशंसक भी बन गया हूं कि वो भविष्य में आज जो यूक्रेन से यदि कोई सीमा आ जाएगी, कोई क्षेत्रफल यदि रूस को मिल जाएगा या उसको पोर्ट मिल जाएगा, तो ये पुतिन को व्यक्तिगत कोई लाभ या हानि वाली बात नहीं है। ये रूस के भविष्य के हितों की सुरक्षा है कि रूस को भविष्य में किसी दूसरे दुश्मनों से प्रॉब्लम न जाए, क्योंकि रूस एक विश्व शक्ति रहा है बहुत लंबे समय। और फिर रूस कोई ये शर्त तो रख नहीं रहा कि यूक्रेन जो है उस पोर्ट का यूज नहीं करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जो जिस तरीके से उन्होंने शर्तें रखी हैं सीज फायर के लिए, भारत को 47 में ऐसा कुछ विजन पाकिस्तान के संदर्भ में रखना था। यदि हमने उस समय विजन रखा होता तो आज वो समस्याएं नहीं जाती जिससे हम पिछले 78 सालों से जूझ रहे हैं। रूस उसी को देखते हुए सीज फायर के लिए, यूक्रेन के लिए वही शर्त रख रहा है, जहां पर वो किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी इन्वॉल्वमेंट को रोकने के लिए वो शर्तें रख रहा है और उसी के संदर्भ में वो उसने युद्ध कर रहा है और उसमें रशियन सैनिक भी मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी अपना बलिदान दे रहे हैं, वो भी अपना उसमें आहुति दे रहे हैं। तो ये पुतिन की बात बहुत ही जस्टिफाइड और सही है। लेकिन पुतिन ने जब इतनी एक वाज़ेह जेन्युइन ये शर्तें रखी सीज फायर की,
उसके बदले में यूक्रेन ने जो इतने बड़े ड्रोन हमले किए, जो उनके सैन्य हवाई अड्डे जो उन पर अटैक किया है, ये कौन इनको हवा दे रहा, किस तरह से ये उसको ये तो इतनी हिम्मत कहाँ से? बहुत स्पष्ट रूप से NATO कंट्रीज दे रही हैं। NATO कंट्रीज रूस को दो तरीके से घेरना चाह रही हैं। नंबर वन कि वो सैन्य शक्ति में कमजोर हो जाए, दूसरा उसको एक नेगोशिएशन के टेबल पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी डिमांड वहां के रूस के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की है। उसके लिए वो चाहता है कि रूस इस तरीके से टूट जाए कि यूरोप की शर्तों पे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यूरोप को सप्लाई करे। इसके कारण यह युद्ध इतना लंबा खिंच रहा है। और जो अभी मोहरा बना हुआ है, ये यूक्रेन मोहरा बना हुआ है, जेलेंस्की अपने देश के नागरिकों को मोहरा बनाए हुए, मेरा ये कहना है। जो आज हम यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा लॉस हो गया है, वहां पर स्कूल हॉस्पिटल सब में लॉस हो रहा है, ये जेलेंस्की के एक शॉर्ट साइडनेस के कारण है। यूक्रेन का खुद का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री पहले रहा हो, या कोई उसका एस्टेब्लिश बॉर्डर रहा हो। जिसके पीछे वो युद्ध कर रहा है वो उसका एस्टेब्लिश बॉर्डर नहीं था। ये समस्या है। इस संदर्भ में मैं इसको रूस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा हूं। और जैसा अभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर के बाद में हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब युद्ध होता है तो कुछ नुकसान तो होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नुकसान क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो रूस अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए ये सारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो टारगेट्स के ही अचीव करने का युद्ध है। सर, जो नाटो कंट्री हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, इन्होंने किस तरह से यूक्रेन को इतनी लंबी दूरी तक वार करने वाले ड्रोन बम जो है, या वो तो आर्म सप्लाई कर रहा है, वो कैसे रूस ने हो जाने दी? और रूस का टोटल एरिया 1,60,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत बड़ा एरिया है। वहां की पॉपुलेशन रूस की 22-23 करोड़ के करीब है। बहुत एरिया वहां पे खाली पड़ा हुआ है। और यूक्रेन ने कुछ वहां पर अपने कैमोफ्लेज करके उन्होंने अपने ट्रक्स रूस के भीतर इन एयरबेस तक पहुंचाए। रूस का करीब 5 एयरबेस में डैमेज किया उन्होंने। और लेकिन अंततः वो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है कि रूस की कोई सेना खत्म हो जाएगी या रूस का पूरा हार गया है युद्ध। तो ये लंबा समय तो नहीं चलेगा। लेकिन आप इन आशंकाओं को, जो कि विश्व में के जो सियासी फलक पर तैर रही हैं, कि कहीं ये युद्ध जो है परमाणु वार तक नहीं पहुंच जाए, जिस तरह से पुतिन रशिया पे हमला किया है, वो पुतिन को क्या परमाणु वार के लिए उकसा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यदि पुतिन को कोई एटॉमिक अटैक करना होता, रूस के पास में पर्याप्त संख्या में एटॉमिक वेपन है। और वो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन में कोई एटॉमिक अटैक करेगा, क्योंकि एटॉमिक अटैक के बहुत लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट हैं। और कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक देश में कन्फाइन रहेगा। वो तो हवा में है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दूर तक जाता है। तो रूस इस तरीके का कोई करेगा। पुतिन वो इतने आज 25 साल से हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का कोई स्टेप उठाएंगे कि जहां पर एटॉमिक वेपन उनका तभी यूज हो सकता है यदि कोई नाटो कंट्रीज रूस पे डायरेक्ट अटैक कर दें। अच्छा, ये यूक्रेन को उकसाने वाले देशों की संख्या बहुत है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी सहित कई देशों ने जेलेंस्की को सलाह दी कि आप जो है मान जाइए और युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि युद्ध कभी जो है किसी चीज का समाधान या हल नहीं ढूंढ सकता है। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अब ये जेलेंस्की की पर्सनालिटी में जिस तरीके का उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जिस तरीके से वो पूरे देश को झोंके पड़े हुए हैं, ये कॉमन सेंस से बाहर है, जिसका पूरा नुकसान यूक्रेन की जनता को हो रहा है। और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये
शांति का युग है, युद्ध का समय नहीं है। अब भारत ने इसी कारण जैसे ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए रोक ही दिया। जैसे अपने टारगेट अचीव किए, 7 मई को अपने टारगेट अचीव करने के बाद में भारत ने कहा था हमने अपने टारगेट अचीव कर लिया, हम उनको अब आगे नहीं करना है। जो आतंकवादी अड्डे थे उनको उड़ा दिया था। जब पाकिस्तान ने फिर उसके बाद में 9 तारीख को जब भारत के सिविलियन पॉइंट्स पर, मिलिट्री पॉइंट्स, बेसिस पे, गुरुद्वारों पे, मंदिर पे अटैक किए दिल्ली तक, तो फिर भारत को पलट के जवाब देना पड़ा। अभी तो बहुत लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 28 हवाई अड्डों पर अटैक किया। अभी तक तो भारत 20 कह रहा था। भारत ने पूरा अपने कार्ड्स डिस्क्लोज नहीं किए थे। पाकिस्तान ने आज खुद ही कह दिया कि साहब 28 हवाई अड्डों पर भारत ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर अटैक किया और नुकसान पहुंचाया। तो ये युद्ध के समय भारत तो उसके बाद में भी तुरंत रुक गया, सीज फायर के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मोदी जी को ये बात समझ में आती है कि शांति से ही देश का विकास हो सकता है। एक विदेशी इतिहास की जानकारी रखने वाले के नाते आपको क्या लगता है कि ये इसकी परिणति कब तक, परिणति क्या होगी और कब तक ये युद्ध रुक पाएगा? मैं ये देख रहा हूँ कि यूक्रेन में इंटरनल सिविल रिवोल्ट होगा। अच्छा, आर्मी का रिवोल्ट होगा, सिविल रिवोल्ट होगा, क्योंकि यूक्रेन में भी और रूस की बहुत सारी बातें गलत नहीं है। मतलब पहले जो एक कॉमेडियन से नेता बने, नेता उससे आंखों पे बिठाई हुई थी जो यूक्रेन की जनता, आज उसमें मतलब मतभेद पैदा होना शुरू हो गया और विचारों में विरोधाभास भी शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो सिविल वार के बाद फिर वो जब अंतरूनी युद्ध होगा तब जाकर जेलेंस्की को अपने कदम वापस खींचना पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ना। रूस को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जेलेंस्की ने वहां लाके छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तान ने हमको वहां लाके छोड़ दिया कि हमको उनके आतंकवादी अड्डों पे हमले करने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर रहा था, उनको आर्म्स एमिशन दे रहा था। अभी भी कर रहा है। हाँ ना, अब उसके लिए सबक हो गया है। अब आगे करेगा तो भारत ने तो कह दिया है कि ये हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे यदि कोई आतंकवादी काम करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को तो ये सबक आना चाहिए, पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जेलेंस्की को ये समझ नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट में coup होने की संभावना है। चलिए, इस विषय पे आपने बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही बारीक अपनी पैनी निगाह से इन चीज़ों को रखा। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाए चलेंगे। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा तब तक के लिए हम विदा लेते हैं अजातशत्रु जी से, इस शुक्रिया के साथ में कि देश के लोग भारत पाकिस्तान के संदर्भ से लेकर जो विश्व पटल पर जिस तरह से युद्धों की स्थिति चल रही है उनको समझेंगे और उसके हिसाब से एक्ट अपॉन करेंगे, मतलब उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे।